नमो नमः। मैं पेमा राम कृष्णा एकेडमी अजमेर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम ऐसी परीक्षा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, लेकिन जिसकी परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है 25 अप्रैल 2021। तो आइए बिना किसी भूमिका के बातचीत प्रारंभ करते हैं। सामान्य जानकारी करते हुए पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे, फिर अपने विषय पे आएंगे। रीट संस्कृत पाठ्यक्रम को हम समझेंगे और फिर विषय का जीरो से प्रारंभ हम करेंगे। सामान्य परिचय, रीट 2020 का सामान्य परिचय करेंगे, छोटी सी जानकारी, फिर उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा दोनों लेवल का, और फिर उसके बाद में रीट संस्कृत की हम क्लास प्रारंभ करेंगे जिसमें हम जीरो से शुरू करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। रीट संस्कृत, पूरा नाम क्या है रीट का? रीट में 4 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, REET, रीट। पूरा नाम क्या है? आर से प्रथम जो आर दिख रहा है, आर से राजस्थान और रिक्रूटमेंट, आर से राजस्थान रिक्रूटमेंट, राजस्थान रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो रीट का पूरा नाम राजस्थान रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, अर्थात राजस्थान शिक्षक भर्ती एवं पात्रता परीक्षा। शिक्षक भर्ती एवं पात्रता, शिक्षक भर्ती एवं पात्रता, इस बात की परीक्षा होने वाली है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं उसके अंदर समझाऊंगा तो गोले हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं आएगा। तो राजस्थान रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, अर्थात राजस्थान शिक्षक भर्ती एवं पात्रता परीक्षा कौन लेगा? राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर द्वारा 25 अप्रैल 2021 को यह परीक्षा आयोजित होने वाली है। हम ये मान के चल रहे हैं, कोई किंतु परंतु हम नहीं लगा रहे हैं। तो जैसा कि हमने सामान्य जानकारी के लिए कहा था कि सामान्य जानकारी करेंगे, तो ये परीक्षा RBSC अजमेर द्वारा 25/4/2021 को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी, एक लेवल 1 के लिए और एक लेवल 2 के लिए। 2 घंटे और 30 मिनट की होगी पारी, एक पारी 2.5 घंटे की होगी। उसके बाद में प्रत्येक पारी में एक एक पेपर होगा और पेपर का माध्यम भाषा वाले पोर्शन को छोड़ करके हिंदी और अंग्रेजी में सारा पेपर आने वाला है। 150 प्रश्न है और 150 अंक आएंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। माइनस मार्किंग मित्रों इसमें नहीं है, आप सबको ये जानकारी है, लेकिन फिर भी हम जब प्रारंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जीरो पता नहीं रहता हमें कि मेरा जीरो कहाँ है। हो सकता है इस वीडियो को ऐसा विद्यार्थी देख रहा हो जिसको सिलेबस की समझ नहीं है, इसकी सामान्य जानकारी नहीं है, तो उसके लिए उसका जीरो ये है। अब इससे नीचे जीरो नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का स्तर अगर बच्चा है, विद्यार्थी है, मित्र देख रहा है, तो इससे नीचे का जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात हम मास्टर बनने जा रहे हैं। तो एक मास्टर का होता है कि हर बच्चे का लेवल समझ करके वो जीरो से स्टार्ट करें। तो मैं जब शिक्षण करवाऊंगा इस रीट संस्कृत का, तो शिक्षण विधियों की सहायता से मैंने शिक्षण विधियां साथ लेकर के चलूंगा। तो ये आपका जीरो है। अलग अलग विद्यार्थी का अलग अलग स्टेज पर जीरो मिलेगा। उस विद्यार्थी को जिसको इसकी जानकारी है उसको थोड़ा वीडियो में इंटरेस्ट अभी कम आ रहा है, आगे जाके निश्चित रूप से आएगा, और जिसका अभी जीरो जिसको यही मिल गया उसको अच्छा आनंद आ रहा है, और किसी का जीरो हो सकता है 1-2 कदम आगे मिले। तो माइनस मार्किंग इसमें
नहीं है। न्यूनतम पासिंग मार्क्स इसमें रखे हैं 60%, यानी 90 अंक। 150 का 60% 90 अंक होते हैं। तो अब आप देखना, अब आपको केवल प्रमाण पत्र चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए रीट का, या उसमें चयन करवाना है। 3 वर्ष के लिए आपका ये वैध रहेगा सर्टिफिकेट, अगर आप 60% अंक प्राप्त कर लेते हैं तो, नहीं तो आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। अगर आपको चयन करवाना है रीट में तो आपको लक्ष्य 120 प्लस अंकों का रखना है। जो आप आसानी से हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका लक्ष्य 120 प्लस ही रहेगा। नेक्स्ट, कि ये जो परीक्षा है वो 2 लेवल के लिए होने वाली है, लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय। लेवल प्रथम किसके लिए है? कक्षा 1 से 5 जो पढ़ाते हैं उनके लिए है। कक्षा 1 से 5 तक जो शिक्षक बढ़ेंगे उनके लिए लेवल प्रथम, और 6 से 8 के लिए रहेगा लेवल द्वितीय। मित्रों, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे भी मैं अगली स्लाइड चलाता हूं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको नोट्स बनाने में, लिखने में सुविधा हो बाद में स्क्रीनशॉट को। अभी आप लिखें नहीं, अभी आप ध्यान से वीडियो देखें और सुने समझें। 45% के साथ अगर आप 12वीं और BSTC या इस प्रकार का समकक्ष डिप्लोमा आपके पास है तो आप एलिजिबल है इस परीक्षा में बैठने के लिए। अगर आप रीट द्वितीय स्तर के परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो 45% अंकों के साथ आप स्नातक और बीएड हो, या उसमें अपीयर हो या पास हो, दोनों ही बातें हैं। तो 45% के साथ 12वीं और 45% के साथ स्नातक, उसमें बीएड और इसमें BSTC और समकक्ष डिप्लोमा। कठिनाई का स्तर क्या होगा? इसमें जो पेपर आएगा, जो प्रश्न पत्र आएगा, उसका कठिनाई का स्तर होगा 10th स्टैंडर्ड, 10वीं तक का जो कठिनाई स्तर होता है, ऐसे इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें कठिनाई का स्तर है 12वीं। आधार क्या होगा इस कठिनाई का स्तर का या सिलेबस का? पेपर का आधार क्या होगा? जो राजस्थान सरकार का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, या जो राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, जैसे इस बार चेंज हो गया, उसके पिछले बार सिलेबस अलग था, तो आप 1 साल पीछे को और इसको मिलाकर के तैयार करें। तो 1 से 5 तक का जो निर्धारित कोर्स है, पाठ्यक्रम है, वो इसका आधार होगा प्रश्न पत्र का। इसमें 6 से 8 तक का जो राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी टेक्स्ट बुक्स जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं चालू सत्र में और एक पिछले सत्र में, उन दोनों को आप एक बार दर्शन जरूर करें, उनके आधार पर यह पेपर बनेगा। अब इसके अंदर 5 खंड है। जो लेवल प्रथम है उसके अंदर 5 खंड है। प्रत्येक खंड में 6 इकाई है और प्रत्येक इकाई 5 नंबर की है। तो 5 छंग 30 और 30 पंजो 150, अर्थात पेपर 150 नंबर का होने वाला है। 5 खंड है, वो मैं आगे चर्चा करूंगा कौन कौन से हैं। और उसके प्रत्येक खंड के अंदर 6 इकाइयां हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, केवल खंडों की चर्चा करेंगे। और अपना जो संस्कृत है उसके 6 इकाइयों की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में 5 अंक प्रत्येक इकाई के, तो 150 अंक हो गए। द्वितीय स्तर में भी, द्वितीय स्तर में 3 खंड में 6 अंक, 6 इकाइयां और 5 अंक है, और 90 अंक हो रहे। एक खंड के अंदर क्या होगा? 60 अंक होगा। एक खंड में 12 इकाइयां आएगी। तो ये दोनों को मिलाकर के 90 और 60 दोनों को मिलाकर के 150 नंबर बनेंगे। तो अब तक की जानकारी ये हो गई। रीट राजस्थान शिक्षक भर्तियों पात्रता परीक्षा 25 अप्रैल 2021 को होने वाली है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। और ये सामान्य जानकारी इसकी हो गई अपन को। और ये सारा सामान्य जानकारी होगी। 2 पारी में 2.5 घंटे का हुआ, एक पेपर होगा, हिंदी अंग्रेजी माध्यम आएगा, 150 अंक, माइनस मार्किंग नहीं है। और न्यूनतम मार्क्स आपको 90 अंक लाने, 3 वर्ष तक वैध है, और लक्ष्य आपको 120 प्लस का लेना है। एक और चीज अपन से छूट गई थी कि अब की बार जो वेटेज है, भारांक जो है, भारांक 90-10 करने की सुन रहे हैं, यानी 90% आपके परीक्षा के जो रीट एग्जाम आप दे रहे हैं, और 10% आपका शैक्षणिक योग्यताओं का जो मार्क्स वेटेज है सेकंड इस तरह, वो 12वीं का, इनके जुड़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
तो रीट पाठ्यक्रम का विश्लेषण, देखो रीट के बारे में सामान्य जानकारी हो गई, क्या क्या कितने लेवल पे होने वाली है। अब अपन पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हैं थोड़ा, कि कैसे पढ़ना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस आवे, फिर अपन अपने विषय में प्रवेश करेंगे। यानी वो एक आपका शिक्षण का सूत्र है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। हम पहले स्थूल मोटी मोटी जानकारी, मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि मैं शिक्षण शास्त्र को फॉलो करते हुए ये कक्षाएं लेने वाला हूं। तो शिक्षण शास्त्र का आपने बीएड में पढ़ा होगा सूत्र की स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी पहले मोटा मोटा बताओ और फिर धीरे धीरे उसमें सूक्ष्मता की ओर बढ़े। तो ये मोटा मोटा ये है इसका विश्लेषण कि रीट पाठ्यक्रम विश्लेषण, यानी जो मैं 5 खंडों के आपको बता रहा था कि 5 खंड है इसके, तो वो रीट चाहे लेवल प्रथम है चाहे द्वितीय, दोनों खंडों के, मैं दोनों परीक्षाओं के खंडों की बात करूंगा। दोनों ही स्तर पर पहला खंड है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आपको पता है, 30 × 1 = 30 अंक। ये 30 अंकों का है। इसमें है क्या, करना क्या, मैं आर पार, आप फिर पढ़ते रहना, जो भी जहां से भी आप पढ़ते हैं मैं पूरा आर पार बताता हूं। बाल विकास में है क्या, आपको बच्चे को समझना है, जिसे आपको पढ़ाना है। अगर आपका लेवल 1 है तो आप 6 से 11 वर्ष के बच्चे का पूरा उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए, उसकी वृद्धि, उसका विकास, उसका अधिगम, उसका IQ लेवल। और बच्चा बाल विकास का मतलब क्या है, इस बाल के अंदर आप इसको 3 प्रकार से समझें, शरीर मन बुद्धि आत्मा। शरीर मन बुद्धि, इन सब को आप तीनों को जब मिला देंगे तो बालक बनेगा। तो इसमें उस बाल का विकास पढ़ना है। तो विकास पढ़ने का मतलब इसका विकास भी पढ़ना है, इसका भी पढ़ना है, इसका भी पढ़ना है। वृद्धि मतलब सबकी पढ़नी है, IQ लेवल। तो ये बच्चे को समझना है कुल मिलाकर के। और विशेष रूप से जो लेवल प्रथम के हैं L1 के, उनको 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों पर विशेष फोकस करना है। और रीट द्वितीय स्तर का जो है, उनको L2 वालों को 11 से 14 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देना है। उन बच्चों को ज्यादा समझना है उनको, क्योंकि उनको पढ़ाना है हमें। इसलिए कहा बाल विकास। बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक शिक्षा चलती है, इसलिए आप किसको शिक्षा दे रहे हैं, उसको कौन सी आयु वर्ग का, उसका स्तर क्या है, किस आयु वर्ग में उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस किस, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे की डिफरेंट आईडी है, वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं उसके अंदर। तो अच्छा शिक्षक, कुशल शिक्षक वही है उन सब की वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझ करके, जान करके, उसके अनुरूप शिक्षा शास्त्र की मदद से शिक्षण विधि का फिर चयन करें। जैसे मुझे संस्कृत विषय लेना था तो मैं सीधा चाहता तो वर्ण विचार से शुरू कर देता, लेकिन किसी का जीरो बहुत पीछे है, इसलिए मैंने सामान्य जानकारी देते हुए आगे बढ़ा, ताकि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपना जीरो शुरू से मैं स्टार्ट करा, तो वहां से जीरो आपका अगर आगे है तो अच्छी बात है, और यहां से मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे और मिल जाएगा। अब मैं दूसरे खंड की बात करूं तो दूसरा खंड, ये खंड 2 भाषा का रहने वाला है। इसमें आपको 7 में से 1 भाषा चयन करनी है। 7 लैंग्वेज आएगी, उसमें से 1 लैंग्वेज आपको ऑनलाइन आवेदन जब करते हैं उस समय प्रथम खंड में आप कौन सी भाषा लेंगे, उस समय आपको इस 1 भाषा का चयन करना है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, सिंधी और उर्दू, ये 7 भाषाओं में से 1 भाषा का चयन करना है। जिस भाषा का आप चयन करेंगे परीक्षा में उसकी निपुणता की जांच होगी। किसकी? निपुणता की जांच होगी, यानी आप उसके अंदर कितने निपुण हैं उस भाषा में, इसलिए सोच समझ करके चयन करें। तीसरा खंड भी दोस्तों भाषा का ही रहने वाला है, भाषा द्वितीय। वहां आपको 6 में से 1, यानी जो भाषा आप यहां चुन लेंगे उसको यहां नहीं चुन सकते। सेट वही 7 भाषाओं का यहां है जो ऊपर था, लेकिन
उन जो एक भाषा आपने चुन ली उसको छोड़ करके 6 में से एक चुननी है। उस भाषा का जो है आपको सामान्य समझ की परख होगी, सामान्य समझ से संबंधित प्रश्न वहां आने वाले हैं। लेवल 1 के लिए चौथा खंड रहेगा गणित और 5वां खंड रहेगा पर्यावरण। ये विज्ञप्ति में इतना लिखा, लेकिन मैं इसमें एक एक शब्द और जोड़ देता हूं कि गणित शिक्षण और पर्यावरण शिक्षण। केवल गणित से संबंधित ही प्रश्न नहीं आएंगे, शिक्षण विधियां भी पूछी जाएगी। गणित पढ़ाने की शिक्षण विधियों की चर्चा आप यहां कर लेंगे, सारा पढ़ लेंगे। अब उनमें से सेपरेट सब्जेक्ट में कौन सा मेथड थोड़ा सा काम में लेना है वो गणित शिक्षण, यहां इसलिए मैंने लिखा गणित शिक्षण, क्योंकि हम सिलेबस का विश्लेषण कर रहे हैं, बारीकी से समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं मित्रों, विज्ञप्ति आई या सिलेबस लिया, मोटा मोटा नजर पटका उस पर और सीधा कुछ नहीं देखते हैं। गाइड खरीदी और गाइड में जो भी अनुक्रमण दे रखे उसके हिसाब से हाँ ये सिलेबस क्या देखना, ये चैप्टर पढ़ने। तो सिलेबस को भी समझना होता है, इसलिए मैं आज सिलेबस की ही क्लास ले रहा हूं। तो गणित शिक्षण, गणित की शिक्षण विधियां इसमें आएगी। पर्यावरण शिक्षण, ऐसे ही इसमें खंड 4 के 2 पार्ट है, ए और ब। ए किसके लिए है, जिन्होंने स्नातक में जो बीएससी है, बीएससी बीएड है, उनके लिए गणित विज्ञान दोनों। तो गणित विज्ञान शिक्षण, यहां भी आप शिक्षण लिख लें, गणित विज्ञान शिक्षण। और यहां सामाजिक अध्ययन, यहां भी शिक्षण जुड़ेगा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, अर्थात कि इनमें शिक्षण विधियां जरूर पूछी जाएगी। तो शिक्षण विधियां पूछेंगे और लास्ट की जब आप इनके 6 इकाइयों देखेंगे ना, इकाई उठा करके, जो मैंने कहा ना ये प्रत्येक में 6 इकाइयां हैं, लास्ट की 2-2 इकाइयां शिक्षण विधियों से संबंधित है। जब आप डीपली जाएंगे इस सिलेबस के अंदर तो यानी 10 नंबर हो गए। तो 5 खंड है तो 50 नंबर शिक्षण विधियों के हो गए। 50 नंबर शिक्षण विधियों के कितने नंबर हो गए, 50 नंबर। बहुत मोटा आंकड़ा बता रहा हूं, 50 नंबर। ये सिलेबस को समझा, विश्लेषण करा तब दिमाग में आया, नहीं तो अपन ध्यान ही नहीं जाता है। 2 भाषाएं ले रखी है, हाँ शिक्षण विधियां आएगी बस भाषाओं में, और कहीं ध्यान नहीं जाता अपना। तो शिक्षण विधियां, मैं ये कह रहा हूं शिक्षण विधियां इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं मित्रों। बीएड में भी हमें यही सिखाते हैं कि आपको कुशल शिक्षक कैसे बनना है। तो कुशल शिक्षक वही है जिसका क्लास पर पूरा नियंत्रण होता है। और नियंत्रण किसका होगा, जिसके पास अच्छे अच्छे तौर तरीके हैं बच्चों को पढ़ाने के, अच्छी अच्छी शिक्षण विधियां हैं। तो मैं आप सबको शिक्षण विधियों की बात साथ साथ करता रहूंगा पूरे क्लासों में, और हम शिक्षण विधियों का एक तरह से अध्ययन साथ के साथ इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि शिक्षण विधियां हम ऐसे ऐसे साथ में पढ़ रहे हैं। तो शिक्षण विधियां 50 नंबर की हो गई है। बाकी पूरा सिलेबस एक बार इसको पूरा रिवाइज कर ले आपने, जो मैंने बताया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आता हूं मैं अपने विषय पे। नमो नमः है, मैं पेमा राम कृष्णा एकेडमी अजमेर की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। अब जो अपन सब्जेक्ट आगे पढ़ने वाले हैं, आगे की जो कक्षा अपनी रहने वाली है उसका नाम रहेगा रीट संस्कृत। ये कक्षा रहने वाली है। और ये किसके लिए उपयोगी है, रीट संस्कृत कौन से लेवल के लिए उपयोगी है, तो मैंने लिखा L1 और 2 दोनों के लिए उपयोगी है। चाहे उसने लैंग्वेज फर्स्ट लिए, चाहे उसने लैंग्वेज सेकंड लिए, सामान्यतः रीट के दोनों ही स्तरों में संस्कृत द्वितीय सब्जेक्ट के रूप में हम लेते हैं, द्वितीय भाषा के रूप में हम पढ़ते हैं। लेकिन फिर चाहे वो L1 है, चाहे 2 है, चाहे लैंग्वेज प्रथम है, चाहे लैंग्वेज द्वितीय है, ये सबके लिए उपयोगी है। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं समझाऊंगा तो इसमें थोड़ा सा और राइटिंग होगी तो समझने में थोड़ा ठीक नहीं आएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ठीक है। पाठ्यक्रम का विश्लेषण। पाठ्यक्रम को जैसे मैंने रीट का पाठ्यक्रम समझाया, वैसे संस्कृत की बात करते हैं अपन कि संस्कृत का जो मोटा मोटी सिलेबस है वो क्या है, कैसे आएगा क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले गद्यांश आने वाला है। गद्यांश आएगा एक, जिसमें से इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे।
संधि, समास, प्रत्यय, शब्द रूप और धातु रूप। गद्यांश 5 अंक का आएगा और ये 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं इनकी ये बात ही नहीं कर रहा अभी, इनमें से ही 5 प्रश्न आते हैं। मैं 90% जो है दावा कर सकता हूं संधि, समास, प्रत्यय, शब्द रूप और धातु रूप में से पिछले परीक्षाओं के आधार पर मैं कह रहा हूं कि इनमें से ही 5 प्रश्न आते हैं। इसके अलावा सिलेबस में और चीज दे रखी है इसलिए मैंने उनको भी लिखा है, लेकिन मुख्य ये है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, उपसर्ग, कारक, विशेषण, विशेष्य, लिंग, इनसे संबंधित प्रश्न भी गद्यांश में से पूछे जाएंगे। लेकिन गद्यांश 5 ही नंबर का है, यानी 5 प्रश्न ही उसमें से बनेंगे। तो अब ये अपने पास तो इतनी सारी चीजें हैं, पेपर सेटर के ऊपर निर्भर करता है कि वो उपसर्ग का प्रश्न पूछे, अव्यय का पूछे, कारक का पूछे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग का पूछे। लेकिन पिछले पेपरों को देखने से ध्यान में आया कि इनमें से ही प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक, चाहे वो पहले टेट रहा हो चाहे फिर उसके बाद में रीट आ गया हो, इनमें से ही प्रश्न पूछे हैं। 11, 12, 13, 15, 17 जो भी परीक्षाएं हुई है उनमें इनमें से ही प्रश्न पूछे हैं। और पद्यांश में वो के वो रिपीट हुए हैं। पद्यांश में से ये इनमें से ही प्रश्न करते हैं, ये देखा है पिछली परीक्षाओं में। तो पद्यांश के अंदर एक विशेष प्रश्न बनता है, वो है छंद का नाम पूछते हैं, क्योंकि यहाँ श्लोक आता है। पद्यांश का मतलब एक श्लोक आता है, श्लोक में से प्रश्न बनते हैं। तो श्लोक में से यही प्रश्न अमूमन बनते हैं, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु रूप। एक एक्स्ट्रा प्रश्न बनता है जो कभी पूछ लेते हैं कि इस पद्य में कौन सा छंद है। तो इन छंदों की जानकारी भी मैं आपको जैसे शिक्षण विधियां साथ साथ चलाता रहूंगा, बताऊंगा मैं तेरे तौर तरीके, कोशिश करूंगा आपको आप आत्मसात हो जाए शिक्षण विधियों से, डरे नहीं, क्योंकि बहुत डर लगता है। और साइकोलॉजी का संपुट देते हुए भी अपन चलेंगे। और छंद की मैं जो मंगलाचरण में अपन जैसे भी अपनी क्लास शुरू होगी, मंगलाचरण से शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासें जो भी होगी प्रॉपर, तो वहां मैं आपको छंद का नाम और वो भी बताऊंगा। और लगभग वहां से आते हैं मेरे पिछले जो बैच है, जब हम मंगलाचरण करते थे सारे लोग मिलकर के, तो उन मंगलाचरण वाले श्लोक ही कई बार परीक्षा में पूछे, तो ये आपका क्लियर होता चलेगा। उसके बाद में देखो गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, फिर एक आएगी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे व्याकरण के, वो कौन कौन से हैं। अनुवाद का प्रश्न आएगा, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद का एक प्रश्न आएगा, एक पंक्ति दे दी जाएगी, पिता पुत्र के साथ जाता है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से चूज करना है। अशुद्ध संशोधन का सीधा सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, अशुद्ध वाक्य दे देंगे और फिर पूछेंगे इसका शुद्धि वाक्य क्या है। कैसे प्रश्न पूछेंगे, कैसे प्रश्न बनेंगे, कैसे आएंगे, वो उसी समय चर्चा करेंगे जब प्रकरण पढ़ेंगे, जब इसके अपन बात करेंगे। सूक्तियां पूछी जाती है, अहिंसा परमो धर्म है, पिछले परीक्षा में आई भी है। विद्या अध्ययनेन प्रसिद्धते, ये सूक्ति ऐसे छोटे श्लोकांश होते हैं, वो मैं आपको आप बोल बोल करके इंप्लीमेंट करके बताऊंगा बीच बीच में सूक्तियां, और सूक्तियों का हम संग्रह करके पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन पूछेंगे, सीधा प्रश्न आएगा, उच्चारण स्थान आएंगे। ये 5 चीजें हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 अंक इनके हैं, 5 अंक इनके हैं और 5 अंक पद्यांश के हैं। तो ये 5 इनमें से प्रश्न आने ही हैं, इसलिए ये क्या हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। इन 5 चैप्टरों में से छूटने का चांस नहीं, आएंगे ही। यहां इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से पता नहीं वो समास का प्रश्न पूछ ले, अव्यय का छोड़ दे, उपसर्ग का पूछ ले, कारक का छोड़ दे, तो यहां तो ये आने ही है। और हम क्या करते हैं, संधि, समास, प्रत्यय इसमें उलझ के ही रह जाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते, इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे पाते, शिक्षण विधियों पे पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए सबको बराबर समय देना, सबके साथ न्याय करना, पूरे सिलेबस के साथ न्याय करना, और रणनीति बना रहे हैं इसलिए हम पूरी। तो और यहां ये इन 5 चीजों को मैं महत्वपूर्ण क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन 5 दूनी 10 नंबर के हो जाते हैं। यही 5 प्रश्न गद्यांश के, यही 5 प्रश्न पद्यांश के, तो ये चीजें थोड़ी गौण हो जाती है। लेकिन हम सबको पढ़ेंगे, हमारे लिए अभी सब महत्वपूर्ण। मैं एक बता रहा हूं पिछला अनुभव, छोड़ेंगे किसी को नहीं अपन। उसके बाद में ये 3 इकाइयां हो गई, देखो व्याकरण से संबंधित हो गई, संस्कृत भाषा की व्याकरण से संबंधित इकाइयां हो गई है। व्याकरण,
मैंने कहा ना प्रत्येक खंड के अंदर 6 इकाइयां, तो एक संस्कृत जो द्वितीय भाषा का सेकंड है या प्रथम का है, और ये 3 इकाइयां हो गई विधियों से संबंधित, जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं शिक्षण विधियां, शॉर्ट में अपन इसको कहते हैं विधियां, कहते हैं इसको विधियां। संस्कृत की शिक्षण विधियां हो गई, तो एक व्याकरण के हो गए 3 खंड हो गए, 3 खंड शिक्षण विधियों के हो गए, जिसमें क्या पढ़ेंगे विधियां हैं। यानी अब वो आगे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल बताता हूं क्योंकि इनकी चर्चा बीच बीच में मैं करता रहता हूं। विधियां, मेथड, तरीका, शैली। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्लास में गए, आप मान लीजिए आपका चयन हो गया और आप क्लास में गए, बच्चों को देखा, आपको पद्य पढ़ाना है बच्चों को। अब बच्चों का स्तर सबका अलग अलग है, तो आप कौन सी शिक्षण विधि का क्या कैसे काम में लेंगे, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार। तो शिक्षण विधियां एक तो विधानुसार है, विधा आप गद्य पढ़ा रहे हैं, पद्य पढ़ा रहे हैं, कहानी पढ़ा रहे हैं, उपन्यास पढ़ा रहे हैं, नाटक पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सी विधा पढ़ा रहे हैं, यात्रा वृत्तांत पढ़ा रहे हैं, संस्मरण पढ़ा रहे हैं, तो उस विधानुसार बनेगी। शिक्षण विधियों की मैं बात करूं तो मैं आगे लिख देता हूं यहां विधा। सबसे पहले विधा कौन सी, किस विधा को पढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको शिक्षण विधि का चयन करना पड़ेगा। अगर आप नाटक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पात्र बना दीजिए, श्रव्य दृश्य के माध्यम से उनको पढ़ा सकते हैं, कोई अपने पास उपकरण हो ऐसा। और फिर स्तर क्या है बच्चों का, कैसा स्तर है, वास्तव में वो अभिनय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उन स्तरानुसार शिक्षण विधि बनानी पड़ेगी। विधानुसार हो गई और स्तरानुसार, ठीक है। अभी इतना ही आप अनुसार इतना ही देखें, फिर बाद में अपन आगे जब ये पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। मैंने सामान्य परिचय बताया था आपको, क्योंकि मैं इन विधियों का सहारा लेते हुए ही मेरी क्लास पढ़ाऊंगा। ये इस ऑनलाइन क्लास की खास बात है, मेरी ऑफलाइन में भी यही होता है। अभिरुचि प्रश्न, आप संस्कृत के शिक्षक हैं, लेकिन बाद में नियुक्ति होने के बाद में आपको पता लगा कि बच्चों में रुचि नहीं है संस्कृत के प्रति, संस्कृत का कालांश आते ही वो इधर उधर बातें करने लग जाते हैं, उठ के चले जाते हैं पानी पे, तो ये डिस्टर्बेंस, तो आप उनमें रुचि भी पैदा कैसे करनी है। फिर दोस्तों संस्कृत भाषा के जो कौशल है उनका कैसे विकास करना आपको TLM की सहायता से, ताकि उनकी रुचि बनी रहे। देखो क्रमबद्ध है ये, व्यवस्थित सिलेबस का अपन विधियां, फिर सिद्धांत कौन से हैं, मोटा मोटा सिद्धांत क्या है, सिद्धांत यही है जो बच्चा जानता है वहां से शुरू करिए। मातृभाषा में शिक्षा, यानी जहां से आप तो संस्कृत बोलना जानते हैं, और लेकिन बच्चा जो हिंदी नहीं आती उसको ठीक से, तो आप उसकी मातृभाषा में ही उससे बात करें, उसको मोटिवेट करें। तो आप भाषा के कौशलों का विकास करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाएंगे, कौन कौन से TLM की सहायता लेंगे, ये इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में सब पढ़ा दिया आपने, साल भर पढ़ाया, लेकिन परीक्षा नहीं लिया आपने, तो कैसे पता पड़ेगा कि बच्चा क्या है। तो हम भी ऐसे ही करने वाले हैं, ये सब बातें मैं फॉलो करूंगा। पढ़ाएंगे, हम टेस्ट भी लेंगे, मूल्यांकन करेंगे, कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, कहाँ कमी रह गई। तो मूल्यांकन के तरीके, एक तो मौखिक मूल्यांकन होता है, किस विधा में और किस स्तर में किस प्रकार के मौखिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अब आप 8वीं क्लास पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए आप 10वीं 12वीं क्लास पढ़ा रहे हैं, आप उसको पूछ रहे हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, मौखिक प्रश्न है, लेकिन वो उसके स्तरानुसार नहीं है। तो मौखिक प्रश्न में भी प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार के होने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। लिखित प्रश्नों का प्रकार किस प्रकार होना चाहिए, और CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये आपके जी का जंजाल बनने वाला है आगे जाकर के। जैसे ही आपकी नियुक्ति हो जाएगी SIQE के तहत आपको पूरी डायरिया मेंटेन करनी पड़ेगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। अभी से इसको आप आदत में बना लीजिए। और फिर उसके बाद में आपने मूल्यांकन करा तो आपको निश्चित रूप से पता लगेगा, कक्षा का स्तर पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है। फिर आप क्या करेंगे, उनको उपचारात्मक शिक्षण यानी काठिन्य निवारण करेंगे, रेमेडियल क्लास उनकी लगाएंगे आप। तो ये होगी आपकी उपचारात्मक शिक्षण कार्य हो गया। ठीक है दोस्तों, ये संस्कृत का अपना पाठ्यक्रम है और इसको कैसे हमको क्रमबद्ध बनाते हुए आगे बढ़ना है। अब जैसे कि इसमें बहुत सारे टॉपिक है भी, वो सब मिक्सअप है। कहीं देखिए आप उसमें उच्चारण स्थान कहां गए इसमें, हाँ ये रहा उच्चारण स्थान, ये देखिए यहां पढ़ा उच्चारण स्थान। अब मैं आपको यहां से इसमें संधि आ रहा है, सबसे पहले संधि पढ़ाना शुरू कर दूं।
और एक छोटा चैप्टर 0 वाला पीछे रह गया, तो हम इसको व्यवस्थित करेंगे। कहीं कारक है, कहीं समास आ रहा है, कहीं अनुवाद आ रहा है, एसोसिएशन, तो इसको व्यवस्थित करेंगे, हम क्रमबद्ध करेंगे, ताकि आपको एक प्रकरण पढ़ने के बाद दूसरा प्रकरण पढ़ने में आनंद आवे, उसकी मदद मिले, सहायता मिले। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको क्रमबद्ध करेंगे, आगे से आगे पढ़ेंगे, आगे से आगे बढ़ेंगे। और फिर अपन, तो एक बार आप इसको मैं क्रमबद्ध कर देता हूं कि सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं, और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप जूम कर लेना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये वो पूरा पाठ्यक्रम है जिसको हम आगे की कक्षाओं में पढ़ने वाले हैं। देखो मैं इसको 2 भागों में बांट देता हूं ताकि आपको थोड़ा ठीक से दिख जाए। एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक का, 14 तक का, यानी ये सारी व्याकरण इसमें व्यवस्थित हो गए। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ठीक है। अब ये और सारे जो है ना अपने विश्लेषण करा, उसमें से अपने चैप्टर प्रकरण वाइज इसको शॉर्ट कर लिया, प्रकरण वाइज कर लिया इसको कि क्या क्या पढ़ेंगे। ये सारे हम एक एक करके वीडियो इनकी बनाते जाएंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। रीड संस्कृत क्रमबद्ध पाठ्यक्रम, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसमें करेक्शन कर देता हूं। क्रमबद्ध पाठ्यक्रम, यानी कहां से हमारा 0 कहां है। हो सकता अब तक के जो मैंने बात कही उसके अंदर आपको कहीं 0 अपना नहीं मिला हो, यहां अब आपका 0 आपको मिला होगा। नहीं, वो सब बातें तो मुझे आती थी, मैं तो 5 नंबर से रह गया था, मुझे तो सब पता है, सब सारा। तो वो वीडियो उन लोगों को 0 शायद नहीं मिला होगा, तो अब उसका 0 है कि हम क्रमबद्ध, सबसे पहले विषय प्रवेश, जिसमें संस्कृत भाषा और व्याकरण के बारे में जानकारी लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर वर्ण विचार पढ़ेंगे, वर्ण विचार के अंदर माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, वर्गीकरण, प्रयत्न और उच्चारण स्थान। मुख्य रूप से हमारे इस कोर्स में उच्चारण स्थान ही है, लेकिन उच्चारण स्थान किनका पढ़ेंगे, तो कि इसमें लिखा स्वर और व्यंजनों का, यानी वर्णों का उच्चारण स्थान। तो स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये उनके परिवार के बारे में जानकारी करना जरूरी है, तो वो उनका वर्गीकरण हो गया है ना। और संस्कृत की व्याकरण को बिना माहेश्वर सूत्रों के पढ़ना थोड़ा सा अटपटा लगेगा, और मैं माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा सर ने ये टाल दिए, कम पढ़ाया, क्योंकि गाइड खरीदते हो उसमें आपको माहेश्वर सूत्र मिलेंगे। इसलिए यहां से हम चर्चा करेंगे माहेश्वर सूत्रों से, ना अन्यथा पढ़ेंगे, ना न्यून पढ़ेंगे, ना अधिक पढ़ेंगे, न्यूनाधिक कुछ भी नहीं। 100% संस्कृत कवर हो जानी चाहिए। इस प्रकार से हम योजना बना रहे हैं, आपके साथ योजना बना रहा हूं, ताकि आपको पता रहे कि मेरे मन में क्या योजना है, मेरे मन में क्या प्लानिंग है। फिर संधि विच्छेद पढ़े, तो संधि में क्या पढ़ेंगे, संधि विच्छेद और नामकरण कैसे करना है ये सीखेंगे। परीक्षा में यही तो आने वाला है। अमुक शब्द में कौन सी संधि है, अमुक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, कौन सी संधि है, नाम बताइए। तो 3 चीजें ये इस प्रकार के इसमें प्रश्न बनेंगे, और उसी प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। फिर ऐसा का ऐसा ही समास के अंदर होता है, समास पूछ लेते हैं, विग्रह पूछ लेते हैं, या फिर उसका नामकरण पूछ लेते हैं। 3 प्रकार से प्रश्न बनता है परीक्षा में। राजपुरुष है, इति शब्द है, क समास है, तो सीधा सीधा समास का बन गया। राजपुरुष है, इति शब्द से विग्रह कह, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे कौन सा विग्रह है। राज्य पुरुष है, राज्यस्य पुरुष है, इस प्रकार से विग्रह दे देंगे। यह पूछ लिया राजपुरुष है, इति शब्दे क समास है, नाम पूछ ले सीधा। समास 2 शब्द, राज्य है, पुरुष है, अनयो पदयो समास कुरुत, समास का आपको बता देंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो या तो समास पूछेंगे, या विग्रह पूछेंगे, या फिर उसका नाम पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय और प्रकृति की पहचान करना आना चाहिए, ये सीखेंगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे। फिर हम उपसर्ग पढ़ेंगे, उपसर्ग के अंदर नाम और उदाहरण पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। और अव्यय में अव्यय का अर्थ क्या है, वाक्य में प्रयोग क्या है, इन सब हम समझेंगे, इनकी डिटेल जानकारी लेंगे, लेकिन मोटा मोटा मैंने हेडिंग बनाया। शब्द रूप के अंदर संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप, तीनों लिंगों में, और विभक्तियां कौन कौन सी है, इस प्रकार की जानकारी हम यहां करने वाले हैं। धातु रूप के अंदर हम लकार, पुरुष और वचन की जानकारी हो जाएगी।
लकार कितने हैं, उनका क्या उपयोग होता है, कैसे होता है, पुरुष कौन कौन से, डिटेल से जानकारी वहां करेंगे। फिर कारक प्रकरण पढ़ेंगे, फिर अपना अनुवाद वाला आएगा, और अनुवाद के बाद में हम अनुवाद करना सीखेंगे कि अनुवाद कैसे होता है, ये हम उसमें सीखेंगे। अनुवाद कैसे करना ये सीखेंगे। इसके लिए कारक सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कारक को ऊपर लिखा। इसके लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप आना जरूरी है, इसलिए मैंने शब्द रूप धातु रूप को उससे भी ऊपर लिया। तो एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित है, श्रृंखलाबद्ध है। फिर हम ये सब सारा आ जाएगा, अनुवाद करना आ जाएगा, कारक आ जाएगा, तो फिर हम अशुद्धि संशोधन करना अपने आप ही सीख जाएंगे। इन आधार पर पुरुष के आधार पर अशुद्धि संशोधन, वचन, लकार, विभक्ति और लिंग के आधार पर अशुद्धि संशोधन करना सीखेंगे। वाच्य परिवर्तन, जब आपको कारक आ जाएंगे तो आपको अनुवाद भी आ जाएंगे, अशुद्धि संशोधन भी आ जाएगी, और वाच्य परिवर्तन भी आ जाएगा। ये सब एक दूसरे से क्रम इनका बंधा हुआ है, इसलिए आप बीच में कोई वीडियो मिस न करें। एक के बाद एक सब का जो है बंधा हुआ क्रम है। सूक्तियां परीक्षा में आती है, सूक्तियों की पूर्ति करनी होती है, आधी सूक्ति दे देते हैं, खाली स्थान का प्रश्न पूछ लेते हैं। फिर ये 3 भाग मैंने शिक्षण विधियों के करे हैं। शिक्षण विधियां कौन कौन सी, विधानुसार, स्तरानुसार, ये सब सारे पढ़ेंगे। ऐसे ही सिद्धांत है, और ये ऐसे अभिरुचि प्रश्न है। शिक्षण भाषा के जो कौशल है उनका विकास कैसे करेंगे, कौन कौन से TLM काम में लेना चाहिए, मूल्यांकन, मौखिक, लिखित, CCE और उपचारात्मक शिक्षण। इस वीडियो में मित्रों मैंने आपको जो है रीट की सामान्य जानकारी कराई, कितने स्तर पर कैसे कैसे पेपर होने वाला है वो बताया। उसके बाद में रीट के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करा। हम विश्लेषण नहीं करते हैं, इसलिए भयभीत रहते हैं पाठ्यक्रम से। फिर अपने विषय पे आए कि मैं संस्कृत की क्लासें आज के बाद आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो संस्कृत का क्या सिलेबस का उसका विश्लेषण करा, फिर उसको क्रमबद्ध किया। ये सारा आपके सामने है कि इसी प्रकार से हम क्लासें लेने वाले हैं। तो अब दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं ये यहाँ से। अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा, अगली क्लास में हम इस विषय प्रवेश वाले प्रकरण के साथ में आपको मिलेंगे। इस विषय प्रकरण वाले से हम आगे की शुरुआत करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद उस पर जाएंगे तो आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।